नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें कितना क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन है। 150 में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये प्रैक्टिस सेट किसका है तो एरोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो है संयुक्त अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा का कितने बार हो चुका है तो 3 बार हो चुका है। 3 बार हो चुका है। पहली बार कब होता है तो पहली बार जो होता है दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 में होता है पहली बार। दूसरी बार कब होता है तो बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977 में। तीसरी बार कब होता है तो आतंकवाद निवारक अध्यादेश पोटो पर कब होता है 2002 में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के ओनली निर्वाचित मेंबर आपके सदस्य होते हैं। ठीक है, ओनली सदस्य होते हैं। तो पूछा क्या गया है कौन सदस्य नहीं होते हैं, तो देख लीजिए कौन सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। डीपीएसपी तत्व के जो मैंने डीपीएसपी के संबंध में दिया गया है और उसके संबंध में यहाँ पर गलत कथन को चूज करना है। तो देख लीजिए नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चूज करना है, तो चूज कर लीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है डीपीएसपी का, तो सही बात है कि संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है तो 36 से 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है डीपीएसपी, तो सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा, तो ये भी सही है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, तो नहीं, इसे लागू करने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ए बी सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? तो समिति का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि किस समिति ने जो है पंचायतों को आर्थिक रूप से जो है आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? तो आपको याद रखना है एल.एम. सिंघवी समिति ने, एल.एम. सिंघवी समिति ने। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था तो 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को इसे लघु संविधान भी बोला जाता है, याद रखिएगा, इसे लघु संविधान बोला जाता है। जो मौलिक कर्तव्य है किस आर्टिकल में है तो 51 ए में है। जब इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था तो कितने मौलिक कर्तव्य थे तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था तो 2002 में जोड़ा गया था। नोट कीजिएगा 2002 में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत तो 86 संविधान संशोधन के तहत।
नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 12 में जो है किससे संबंधित प्रावधान किया गया है, तो किससे संबंधित प्रावधान किया गया है, केंद्र में राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा से संबंधित है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा तो हम स्पीड तो नहीं है और ज़्यादा ना तो हम स्लो हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को अगर स्पीड भी लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर स्लो भी लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती बना केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है। तो आप सभी लोगों ने केशवानंद भारती केस के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर आप लोग बताइए कि केशवानंद भारती बना केरल राज्यवाद में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है। तो आपको याद रखना है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है, तो क्या है, तो इसे देख लीजिए। तो आपको याद रखना है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, क्या है, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, तो कौन थे। 1966 ईस्वी में जो है गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग जिसके अध्यक्ष कौन थे, इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है, तो कौन थे, बीरप्पा मोइली। ठीक है, बीरप्पा मोइली। और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग की गठन कब किया गया था, तो 2005 में। कब किया गया था, 2005 में, और पहला 1966 में, और उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल के संबंध में जो है गलत कथन को चुनना है, तो पहले आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए। वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, तो ये तो सही हो गया। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, तो गलत हो गया। पेंशन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है राज्यपाल को, तो आपको याद रखना है ये गलत है। पेंशन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें गलत कौन कौन हो जाएगा, तो 2 और 3 गलत हो जाएंगे, 2 और 3 आपके गलत हो जाएंगे। वेतन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि ध्यान रखना है जो पेंशन है भारत की संचित निधि से दिया जाता है राज्यपाल को, तो इसमें गलत कौन कौन है, 2 और 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण को जो है
किस संविधान संशोधन के द्वारा स्वीकार किया गया? तो 103वें संविधान संशोधन के तहत स्वीकार किया गया। और कब स्वीकार किया गया? तो 2019 में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 103वां संविधान संशोधन है ये कब होता है? तो 2019 में होता है। और इसमें क्या लिखा गया है? तो जो उच्च वर्ग के गरीब लोग हैं उनको सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में जो है 10% आपके आरक्षण प्रदान किया गया है 103वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन के तहत क्या लिखा गया है? तो जीएसटी के बारे में दिया गया है। और जीएसटी कब आता है? 2016 में। ठीक है, उसके बाद है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत आपको याद रखना है जो ओबीसी है उसे संवैधानिक मान्यता दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? तो लोकसभा और विधानसभा में जो है एससी और एसटी के जो सीट है उनके सीट को जो है अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 2030 तक आपके बढ़ा दिया गया है। साथ में आपको याद रखना है कि लोकसभा और विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत होते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है। इतना आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है कि किस शासक को उसके सिक्के पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो आपको याद रखना है उन्हें जो है अमाजू बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उन्हें अमाजू बोला जाता था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ताम्र पाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ताम्र पाषाणिक स्थलों में जो है अनाज का सबसे बड़ा जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है नबदा टोली से। ठीक है, नबदा टोली से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जो नाबदा टोली है किस राज्य में अवस्थित है? नाबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है वर्तमान में? ठीक है, नेक्स्ट है कि 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको याद रखना है ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो एशिया माइनर से प्राप्त होता है। कहाँ से? एशिया माइनर क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर है? तो तुर्की में। कहाँ पर? तुर्की में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? तो आपके नाम दिया गया है और बताना इसमें से कि किस शासक ने जो है संपूर्ण श्रीलंका पर आपके विजय प्राप्त की? तो राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब होता है? तो 1942 में। किस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? मतलब गलत कथन को ढूंढना है। इस आंदोलन का नारा था करो या मरो। तो सही है। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। तो ये भी सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर ये गलत है। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। ठीक है, जो कांग्रेस के इम्पोर्टेंट नेता थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया। तो इसने जो है असहयोग आंदोलन का जो है समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या गया है कि कौन सा आपके सही नहीं है? तो 2 आपके सही नहीं है, तो 1 से अधिक। ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से 1 से अधिक, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको याद रखना है कि न्याय कौन करते हैं? तो न्याय जो है गौतम करते हैं। कौन करते हैं? महर्षि अक्षपाद गौतम करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है न्याय कौन करते हैं? तो गौतम न्याय करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन का नाम जो है वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम जो है 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमल चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए। 1938 एवं 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो सही बात है, अध्यक्ष रहते हैं। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, तो आपको याद रखना है जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन जो है इसमें जापान की सहायता से नहीं किया जाता है, तो किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा कथन आपके गलत हो जाएगा। और देख लीजिए, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, तो ये सही है। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, तो ये भी सही है। तो केवल आपके बी गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि आपसे गलत कथन भी पूछ रहा था कि कौन सा कथन आपके इसमें से गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मसद जागीर की शुरुआत किस मुग़ल शासक ने की? तो मसद जागीर की शुरुआत जो है औरंगजेब के द्वारा किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो जो इब्न बतूता है MBT के शासनकाल में भारत आया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। जो इब्न बतूता है किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई? तो आपको याद रखना है बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमित चंद्र को जो है फांसी दी गई थी, तो एक से अधिक हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? इसमें से जो कौन सा कथन आपके सही नहीं है, तो आपको गलत कथन ढूंढना है, तो ढूंढ लीजिए। रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, तो ये सही बात है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, तो ये भी सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई, तो ये भी सही है। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, तो इसमें आपको याद रखना है कि पदोन्नति नहीं दी गई, इन्हें वापस बुला लिया जाता है, तो डी आपके गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपको गलत हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो हंटर आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि भीड़ पर गोली चलाना आवश्यक था, हालांकि यह भी कहा गया कि आवश्यक से अधिक बल प्रयोग किया गया। जनरल डायर को जो है सज़ा के रूप में जो है बर्खास्त कर ब्रिटेन आपके बुला लिया जाता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमत गारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? ये किसका कथन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का कथन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय है? तो राजस्व विभाग इसका अभिप्राय है। राजस्व विभाग विजयनगर साम्राज्य में जो है राजस्व विभाग को जो है 58 कहा जाता था। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने जो है दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो किसके द्वारा मिलाया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो किस राजवंश ने जो है अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है कि अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो अरुणा आसफ अली का संबंध जो है, इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। भारत छोड़ो आंदोलन से था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1817 में की गई थी। कब की गई थी? 1817 में की गई थी। नेक्स्ट है कि मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मित्र मेला संघ की स्थापना जो है विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मित्र मेला संघ है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1899 में की गई थी। कब की गई थी? 1899 में। साथ में आपको याद रखना है कि जो मित्र मेला संघ है इसका नाम जो है 1904 में चेंज कर दिया जाता है और क्या रखा जाता है? तो अभिनव भारत रखा जाता है। ठीक है। अभिनव भारत रखा जाता है। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? किसके द्वारा बोला गया था कि विदेशी कपड़ों को जो जलाया जा रहा है एक तरीके से एक निष्ठुर बर्बादी है कपड़े की, किसके द्वारा बोला गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने जो है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी ने की। और कब की? तो 1918 में। कब की? तो 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपको याद रखना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है। तो कांग्रेस जो है केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल होता है, जबकि पहला और तीसरा में शामिल नहीं होता है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज़ों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? तो टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज़ों के मध्य जो है अंतिम युद्ध 1799 में लड़ा गया। 1799 में। और इस युद्ध में जो है टीपू को मार दिया जाता है। इस युद्ध में जो है टीपू को मार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो आपके 4 प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है और इसमें से बताना है कि निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं इन 4 प्रधानमंत्रियों में से किसने जो है भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा था? तो आपको याद रखना है जो क्रिप्स मिशन को भेजा था उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब भेजा था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। ठीक है। 1942 में भेजा था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ? तो 5 मार्च 1931 को। कब होता है? 5 मार्च 1931 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा वायसराय नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है? गवर्नर जनरल, सिर्फ आपको फंसाने के लिए। तो आपको याद रखना है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछ देगा आपसे
कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियोजन किसके द्वारा होता है। तो इसमें आपको याद रखना कि केंद्रीय नियोजन प्रणाली में जो है उत्पादन, स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, जो केंद्रीय नियोजन प्रणाली है एक तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन, नियंत्रण जो साधन होते हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, तो ई इसका राइट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति निर्धारित है। तो इसमें आपको याद रखना है कितनी है, 2250 कैलोरी है। कितना है, 2250। तो 2250 किसी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए जो है बने विशेष दल ने दैनिक भोजन के ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र में कितने 2400 कैलोरी, और नगरीय या शहरी क्षेत्रों में कितना होना चाहिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। अगर भोजन उपलब्ध है तो व्यक्ति जो है गरीबी रेखा के नीचे गरीब नहीं होगा, कोई व्यक्ति क्या होगा, गरीब नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर 2100 कैलोरी से कम भोजन मिल रहा है शहर के व्यक्ति को तो एक तरीके से वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को जो है संयुक्त कर जो है संपूर्ण देश के कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है। तो 2250 है। कितना है 2250। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करना है आपको, तो सही मिलान कर लीजिए। मसाला और शीर्ष उत्पादक क्षेत्र, तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो ये पूछा भी जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर करता है, जबकि जो काली मिर्च है इसका कौन करता है, तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। केरल। जो हल्दी है, हल्दी का कौन करता है, तो आंध्र प्रदेश। जीरा राजस्थान। ठीक है, जीरा राजस्थान। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को। ठीक है, एमएसपी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई है, तो आपको याद रखना है शिवरामन सी समिति के सिफारिश पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब की गई, तो 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई। 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा आपके सुमिलित नहीं है। हरित क्रांति खाद्यान्न से, तो सुमिलित है। पीली क्रांति मक्का से, यह गलत है। पीली क्रांति तिलहन से, किससे है, तिलहन से। श्वेत क्रांति दूध से, ये सही है। कृष्ण क्रांति कपास से है, ये गलत है। किससे है, तो पेट्रोलियम से। किससे है, पेट्रोलियम से है। तो बी और डी आपके गलत हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएंगे, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, तो जो भिलाई कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये आपके सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया है। और आपको याद रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित था, तो महाल 29, नोट कर लीजिएगा, महाल 29। साथ में आपको याद रखना है कि जो दुर्गापुर में इस्पात फैक्ट्री की स्थापना की गई, तो किसके सहयोग से, तो ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है।
जबकि आपको याद रखना है कि राउरकेला उड़ीसा में जो है इस्पात कंपनी की स्थापना की गई, तो किस देश के सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन सन्निकट मुद्रा कौन है, तो शेयर भी है, बॉन्ड भी है, सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हैं, ऋण पत्र भी हैं, तो सारे हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको याद रखना है कि जो वास्तविक आय होता है अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जो है देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है, तो आप लोग क्या मारिएगा, बिहार मारिएगा क्या, बिहार जो भी मारे गलत है, तो क्या है बताइए अब क्या होगा, छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो गरीबी दर है 39% है। कितना है, 39%। तो बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो अगर राज्य के बारे में पूछेगा सिर्फ राज्यों में, तो आपको याद रखना है चौथा। अगर पूछ देगा कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो 5वां। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। अगर सिर्फ स्टेट की बात आएगी तो चौथे स्थान पर हो जाएगा, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर लिया जाएगा, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिला लिया जाएगा, तो बिहार को कितना रैंक होगा, 5वां होगा। अगर सिर्फ 28 राज्य के बारे में बात किया जाएगा तो चौथा रैंक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है, तो देख लीजिए कौन है, तो अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु जो है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, तो मेघालय की मिलती है, आपको पता है कि यहाँ पर मेघालय, इसके नीचे बांग्लादेश है। उसके बाद है त्रिपुरा की मिलती है, त्रिपुरा के तीनों ओर आपको पता है कि बांग्लादेश है। उसके बाद है मिजोरम, इधर आपके मिजोरम है, तो इससे भी आपकी सीमा लगती है किसकी, बांग्लादेश की। जबकि जो मणिपुर है, मणिपुर की सीमा नहीं लगती है बांग्लादेश से। ठीक है, मणिपुर में आपके लोकटक झील है, लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में है। नेक्स्ट है कि निम्न पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं, तो आपको याद रखना है गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। जो आपकी विशेषता है भूमध्यसागरीय विशेषता है, आपको याद रखना है भूमध्यसागरीय विशेषता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए बाड़ा लाचा दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। सिपकिला ला ये दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। सिपकिला जो ला दर्रा है इससे सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। माना दर्रा सिक्किम में, ये गलत है, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। जलेपला दर्रा सिक्किम में, ये आपकी सही है। तो माना दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में, तो गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नामचा वरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है कि हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि बृहद हिमालय में स्थित है, बृहद हिमालय में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक नदी मिलती है, तो जैसे कि ये बिहार है तो ये गंगा नदी है, तो पूछा जा रहा है कि पटना के समीप जो है गंगा नदी में किस दिशा से आकर जो है गंडक नदी मिलती है, तो आपको याद रखना है किस दिशा से मिलती है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, मतलब कि उत्तर, नॉर्थ मीन्स उत्तर। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नदियों की विसर्प वाहिका जो गोकुल झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है,
तो आपको याद रखना है मन कहलाता है। क्या कहलाता है? मन कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो बिहार में जो है टाल क्षेत्र का विस्तार जो है पटना से मोकामा तक है। ये पटना है, ये मोकामा है, तो पटना से मोकामा तक जो है टाल क्षेत्र का विस्तार है। टाल क्षेत्र क्या होता है? तो जो टाल क्षेत्र होता है इस इलाके में बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो उसे टाल बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंदन का मैदान। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? तो चंदन का मैदान जो है बिहार के दक्षिण पूर्वी बिहार में स्थित है। दक्षिण पूर्वी बिहार में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके दक्षिण पूर्वी में खासकर जो है बांका तथा भागलपुर आपके ज़िला आते हैं दक्षिण पूर्वी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मरुदान किसे कहा जाता है? मरुदान जो है किसे बोला जाता है? तो रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को जो है मरुदान बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो जो दामोदर घाटी निगम है इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई। 7 जुलाई 1948 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित घास के मैदानों में से कौन सही सुमेलित है? कौन आपके सही सुमेलित है? तो देख लीजिए कौन सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है लानोज बेंजुला, ये आपके सही सुमेलित है। ठीक है, लानोज बेंजुला ये आपके सही सुमेलित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है जो कैंपोज जिसे हम लोग बोलते हैं कैंपास, ठीक है, कैंपास, ये किस इलाके में पाया जाता है? तो दक्षिणी ब्राज़ील में। ठीक है, दक्षिणी, यहाँ पर लिखा उत्तरी, उत्तरी नहीं, दक्षिणी ब्राज़ील में। ठीक है, जो ये पंपास है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो चिली में नहीं, ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। ठीक है, जो सेल्वास का घास का मैदान है ये लिखा है दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिणी ब्राज़ील नहीं, तो कहाँ पर? तो अमेज़न के बेसिन में। ठीक है, नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेज़न के बेसिन में। ठीक है, अमेज़न के बेसिन में पाया जाता है सेल्वास। आप लोग के पास अगर मैप है तो आप लोग दक्षिणी अमेरिका का जो मैप है उसे खोल लीजिए एक बार, और जो हम बताएं उसे चेक कर लीजिए। ठीक है, आप लोग के पास मैप तो होगा, अगर वो जो बुक वाला मैप नहीं है तो आप लोग जो दीवार पर चिपका कर रखे होंगे ना, अगर आप लोग फिजिकल मैप, तो उसमें जाकर आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, पॉलिटिकल में नहीं, फिजिकल में है। नेक्स्ट है कि हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो बहुत फेमस है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हेलसिंकी है किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड की। किसकी? फिनलैंड की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपकी ठंडी जलधारा नहीं है? क्या पूछा गया? ठंडी जलधारा नहीं है। तो केनारीज लिखा गया, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखिएगा तो केनारी भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये ठंडी जलधारा है, तो सही बात है। हमबोल्ट, जो हमबोल्ट है ये भी आपकी ठंडी जलधारा है। उसके बाद है ओयासिवो, ये भी ठंडी जलधारा है। जबकि अंगुलहास ये आपकी गर्म जलधारा है। ठीक है, ये गर्म जलधारा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील है। आयतन की दृष्टि से जो है साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो आपको याद रखना है बैकाल झील है। कौन है? बैकाल झील आयतन की दृष्टि से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बैकाल झील जो है किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है? रूस में। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा झील कौन है, तो हो जाएगा सुपीरियल झील। कौन हो जाएगा? सुपीरियल झील। और जो सुपीरियल झील कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए और कनाडा की सीमा पर। ठीक है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ये दोनों आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि साफ पानी का जो है सबसे बड़ी झील है सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया है आयतन की दृष्टि से। क्या पूछा गया आपसे? आयतन की दृष्टि से जो है साफ पानी का सबसे बड़ा झील कौन है? तो बैकाल झील है। ये दोनों चीज़ को अलग अलग याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा आपसे कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो कैरिस्पियन सागर है। नोट कीजिएगा, कैरिस्पियन सागर है। 3 पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टोरेस
जलडमरू किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो टोरेस जलडमरू जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी के मध्य स्थित है। ठीक है, न्यू पापुआ गिनी के मध्य स्थित है टोरेस जलडमरू। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनके पास मैप है आप लोग मैप खोल के जरूर देखिएगा, उससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिनके पास मैप है प्लीज़ ज्योग्राफी का क्वेश्चन करते वक्त आप लोग मैप खोल के जरूर रखिएगा। जिनके पास नहीं है तो हम जो प्रयास करेंगे कि स्क्रीन पर आपके लिए कुछ मैप बना दें, तो उससे देख लीजिएगा आप लोग। ऐसे तो आप सभी लोगों के पास तो मैप होगा ही। नेक्स्ट है कि वर्तमान में जो है हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो वर्तमान में जो है हीरे का सर्वाधिक उत्पादन जो है रूस में किया जाता है। कहाँ पर? रूस में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हीरे का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? तो रूस में है। किस देश में है? रूस में भंडार भी है। अगर पूछा जाएगा कि हीरे का जो सर्वाधिक भंडार में दूसरा स्थान पर कौन है, तो बोत्सवाना है। कौन है? बोत्सवाना है। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि भारत में जो है मध्य प्रदेश में हीरे का सर्वाधिक भंडार है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में जो है भारत में हीरे का सर्वाधिक भंडार है। अब वर्तमान में जो है आप देख चुके हैं कि हीरे का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो रसिया है। नेक्स्ट है कि किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाता है देख लीजिए। देश की समस्त राजनीतिक सीमा को शामिल किया जाता है। देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान या जलयान शामिल किया जाता है। देश के विदेशों में स्थित दूतावास को शामिल किया जाता है। देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालय को इसे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसे शामिल किया नहीं जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? मतलब कि देश की समस्त राजनीतिक सीमा को शामिल किया जाता है। देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान या जलयान को शामिल किया जाता है। देश के विदेशों में स्थित दूतावास आपके शामिल किए जाते हैं। आप लोग सुनते होंगे ना कि किसी भी जो जैसे मेरा जो भारत का अपना दूतावास अगर अमेरिका में है, तो अमेरिका की पुलिस जो है भारत का दूतावास है उसके अंदर नहीं आ सकती है बिना भारत के परमिशन के। ठीक है, क्योंकि हमारा वो लैंड है इसीलिए। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुआ हैं। पूरे भारत में कितने तेंदुए हैं? तो 12,852 तेंदुआ 12,852 तेंदुआ आपके पूरे भारत में हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कितने तेंदुआ हैं? तो 3421 तेंदुआ हैं। कितने? 3421 तेंदुआ हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर? पटना में। ठीक है, कहाँ पर? पटना में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि पटना विश्वविद्यालय के परिसर में जो है इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पराक्रम दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीय की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो किस देश में सर्वाधिक प्रवासी भारतीय रहते हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, UAE में रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? तो 35 लाख लोग रहते हैं। अमेरिका में कितने लोग रहते हैं? तो 27 लाख लोग रहते हैं। और सऊदी अरब में कितने लोग रहते हैं? तो 25 लाख लोग रहते हैं। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो 143 उपग्रहों को प्रक्षेपण कर जो है नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है जो 143 जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, इसे लॉन्च किया गया था
फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से, फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है, उनका नाम क्या है? तो पीवी सिंधु उनका नाम है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है 2016 में इनके द्वारा जो है रजत पदक जीता गया था, जबकि 2021 में जो है इनके द्वारा जो है कांस्य पदक जीता गया। लेकिन आपको याद रखना है जो ऑफिशियली तौर पर जो है इसे 2020 का ही ओलंपिक बोला जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा स्थान किसे मिला है? तो महाराष्ट्र को, और तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, साथ में आपको याद रखना है अगर पूछा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों या छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है, तो दिल्ली को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि EPIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसका फुल फॉर्म होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो महावीर चक्र से। ठीक है, महावीर चक्र से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक किसने लिखी है? तो किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है? तो राहुल पंडिता के द्वारा। ठीक है, राहुल पंडिता के द्वारा बुक लिखा गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो थप्पड़ को मिला है। किसे मिला है? थप्पड़ को मिला है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थप्पड़ को मिला है। आपको याद रखना है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो इरफान खान है, जो इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो तापसी पन्नू है, जो थप्पड़ की हीरोइन है। और साथ में याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं उनका नाम है ओम राउत। क्या नाम है? ओम राउत। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? NV रमना बने हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमृत महोत्सव के बारे में देख लीजिए। अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कर असत कथन को आपको चुनना है। तो देख लीजिए, यह महोत्सव मतलब असत मतलब गलत कथन को चुनना है। यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरा होने के अवसर पर मनाया जाएगा, तो सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात से साबरमती आश्रम से किया, तो ये भी सही है। देश के 6 स्थानों जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे, बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ये भी सही है। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन इसका आपके सही है, तो एक से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व में जो है भारत को दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान सऊदी अरब को मिला है। ठीक है, पहला स्थान जो है किसे मिला है? तो पहला स्थान सऊदी अरब को मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को दूसरा स्थान मिला है, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई, तो स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है जो स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है स्टीफन लोफवेन। क्या नाम है? स्टीफन लोफवेन।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन आपके सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। निकोल पार्सियन आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं, तो सही है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं, सही है। इस्टबैन ओकॉर्न सीरिया के राष्ट्रपति हैं, ये गलत है। सीरिया के राष्ट्रपति कौन है, तो आपको याद रखना है बशर अल असद हैं। कौन है, बशर अल असद हैं, ठीक है। बशर अल असद जो चौथी बार आपके सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये आपके गलत हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गुइडो बेलिडो, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो पेरू के प्रधानमंत्री हैं, तो ये आपके सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सैयद मुस्तफ़ा अली ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है, तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके पुराना वाला था, लेकिन जो नया वाला हुआ वो कौन जीता है, तो वो भी आपके तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है, ठीक है। याद रखिएगा जो 2021 का आयोजन आपके किया गया था नवंबर में, उसका विजेता कौन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, तो वो भी आपके तमिलनाडु है। ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 29 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है, तो कहाँ की बनी है, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। एक दिन के लिए जो है सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है, तो राजस्थान सरकार ने, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री प्रदान किए गए, तो कितने, 119, ठीक है, कितने, 119, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको याद रखना है ये सम्मानित किया गया है शरण कुमार लिम्बाले को, शरण कुमार लिम्बाले को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया, तो संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में, संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की वायुसेना जो है पहली बार इस अभ्यास में आपके शामिल होती है, और इस वायुसेना अभ्यास में जो है अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहरीन, भारत शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है, अवरोही क्रम में बताना है। तो सबसे अधिक वन कहाँ पर है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है, ये VBI क्वेश्चन से मार्क कीजिएगा। तो कौन आपके शामिल नहीं है, तो देख लीजिए कौन कौन शामिल है। पहला देखिए, पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता, और लास्ट 7वां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, जबकि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार शामिल नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ शहर
विकसित शहर आपको बता चुके हैं, तो सी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे जो 7 आपके निश्चय पार्ट 2 है, इसे जरूर नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। इसका पहले जो 7 निश्चय 1 था वो पूछा जा चुका है बीपीएससी के एग्जाम में। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2020-21 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी कितना प्रतिशत रहा है? तो कितना परसेंट रहा है? तो 2.97% रहा है। VBI है, मार्क कीजिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो बिहार के जो है मुजफ्फरपुर जिला में जो है मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जो है भारत में जो है 42 मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं और बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा, जिससे जो है 5000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस मेगा फूड पार्क से जो है 5000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया? तो किसे चुना गया था? कुर्था अरवल को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहार स्पेशल अपना सीरीज चल रहा है उसी सीरीज से सारे क्वेश्चन है। ठीक है, जो अपना बिहार का स्पेशल सीरीज चल रहा है, तो जो नहीं देख रहे हैं उस सीरीज को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, तो आपको बिहार का क्वेश्चन उस सीरीज से बाहर नहीं छूटेगा। ठीक है, मतलब जो सीरीज चल रहा है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे जाएगा। नेक्स्ट है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र कौन था? तो जो फोकस राष्ट्र था बांग्लादेश था। कौन था? बांग्लादेश। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो गोवा में हो रहा है, गोवा में। और इसका फोकस राष्ट्र कौन है? तो ब्रिक्स है। ठीक है, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 2022 में 48 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2022 में बोला जा रहा है कि 48 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर? जर्मनी में किया जाएगा। कहाँ पर? जर्मनी में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो G7 है इसमें कितने कंट्री हैं? तो 7 कंट्री हैं। कौन कौन है? तो कनाडा है। ठीक है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ठीक है, जापान है, यूके है और यूएसए है। ये सातों कंट्री का नाम नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो कहाँ पर हुआ है? तो यूके में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? यूके में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो देखिए, जो बिहार स्पेशल है आधुनिक भारत का अपना एक वीडियो अपलोड किया गया है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। 1 घंटा का वीडियो है, उससे एक भी क्वेश्चन आपका जो बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री है उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग जाके उस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें बिहार का कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है नवंबर 1929 में हुई। स्थापना जो है नवंबर 1929 में हुई। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो पटना बांकीपुर में होता है। ठीक है, बांकीपुर पटना में होता है। और कब होता है? तो 1912 में होता है। ठीक है, और कौन सा अधिवेशन है? तो 27वां अधिवेशन है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो R.N. माधोलकर। ठीक है, R.N. माधोलकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? तो F.G. सलाई। F.G. सलाई। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र आपके शामिल नहीं था? तो देख लीजिए कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था। पटना शामिल था, गया शामिल था, शाहबाद शामिल था, जबकि मुजफ्फरपुर शामिल नहीं था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में जो है नवपाषाण युग के जो अवशेष हैं चिरांद और चेचर, ये दोनों स्थान से मिलता है। चिरांद कहाँ पर है?
तो सरन में है, ठीक है, कहाँ पर है, सरन में है। जबकि चेचर कहाँ पर है, तो वैशाली में है, नोट कीजिएगा, वैशाली में है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेर शाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसे मार्क कीजिए। तो अगर आपके पास देखिएगा, दिमाग लगाइएगा तो ये क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं कि शेर शाह ने जो है पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया। तो कब बनाया, तो 1541 में बनाता है। कब बनाता है, 1541 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तुगलक काल में जो है बिहार की जो राजधानी थी बिहार शरीफ थी। कहाँ थी, बिहार शरीफ। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी। वर्तमान में जो है पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी। तो आपको याद रखना है डच की थी। किसकी थी, डच की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध जो है किस नगर से था। तो प्रसिद्ध नर्तकी जो है आम्रपाली है, उनका संबंध जो है कहाँ से था, वैशाली से था। कहाँ से था, वैशाली से था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार जो है वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। तो किस में मिलती है, तो आपको याद रखना है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। किसमें मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में जो है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की पहली बार चर्चा मिलती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको याद रखना है जो उसका तरंग दैर्घ्य होता है वो परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है परिवर्तित हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके मिलान जो है सही नहीं है। जो कौन सा आपके विकल्प है उसका मिलान सही नहीं किया गया है। तो देख लीजिए इसमें से सबसे पहले देखिए जो मैनोमीटर है इससे क्या मापा जाता है, तो गैसों का दाब मापा जाता है। पैरोमीटर इससे क्या मापा जाता है, तो उच्च तापमान मापा जाता है। उसके बाद ऑडियोमीटर इससे क्या मापा जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर इससे क्या मापा जाता है, तो सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। तो सारे के सारे आपके सम्मिलित हैं, तो कोई भी आपके इसमें सम्मिलित नहीं है। जो पूछा गया कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से सारे सारे सम्मिलित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे आपके सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। तो एसआई पद्धति में जो है 7 मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। निम्नलिखित में से जो है पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक क्या होता है। तो देख लीजिए इसमें लिटमस होता है, हल्दी होता है, वनीला ये भी होता है, लौंग भी होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो फाइबर ऑप्टिकल्स होता है संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। ध्यान रखिएगा जो ऑप्टिकल्स होते हैं संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करते हैं, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। तो किस पदार्थ का उपयोग करके जो है बर्तन को चमकीला बनाया जाता है, तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करके। ठीक है, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करके। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेढक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके असत्य है। किसके संबंध में, मेढक के संबंध में जो है इसमें से कौन सा कथन आपके गलत है। तो इसे एक बार आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए। ठीक है, त्वचा से सांस लेता है मेढक। जो मेढक होता है त्वचा से सांस लेता है, तो सही बात है। उसका जो है शीत रक्त प्रणाली है, तो ये भी सही है। कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, तो ये आपके गलत है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो आपके ये सही है। तो इसमें गलत कौन है, तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। सी वाला आपके गलत हो जाता है। आपको इसमें याद रखना है कि मेढक के जो है कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है, बड़ी नहीं। क्या हो जाती है,
आंत जो है छोटी हो जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी गलत है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रसायन जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी रसायन जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है। तो याद रखना है एलिथ्रीन। क्या पाई जाती है? एलिथ्रीन पाई जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा जो है ऑक्सीजन होता है। तो मानव शरीर के जो है 65% जो हिस्सा होता है ये आपके ऑक्सीजन होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोबारा देख लीजिए। मानव शरीर के भार का जो है कुल कितना हिस्सा जो है ऑक्सीजन होता है। तो 65% हिस्सा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। मैग्नीशियम, इसका प्रयोग आतिशबाजी में होता है। तो होता है। मैग्नीज का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र में होता है। टंगस्टन का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। तांबा का इस्तेमाल जो है गैल्वेनीकरण में होता है। तो गलत बात है। जो गैल्वेनीकरण में जो है जिंक का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? जिंक का इस्तेमाल होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फास्फोरस का कौन सा अपरूप जो है अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है। तो श्वेत फास्फोरस। आपको याद रखना है कौन फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो श्वेत फास्फोरस है इसे अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः ये जलने लगता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो H2SO4 की। किसकी? H2SO4 की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो H2SO4 है इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। नेक्स्ट है कि चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो चूहे मारने की दवा में जो है मुख्य रूप से जो है पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, और जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक से अधिक हो जाएगा। तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा ये प्रभावित नहीं होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे वातावरण है, जो वायुमंडल है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो 78% आपकी पाई जाती है। जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। कितनी है? 21% है। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। कभी कभी आपसे पूछता है कि जलवाष्प की मात्रा कितनी है। तो 0.5% जो है जलवाष्प की मात्रा है वायुमंडल में। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो अस्टेपिज है। कौन है? अस्टेपिज जो है सबसे छोटी हड्डी है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अस्टेपिज कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के कान में पाया जाता है अस्टेपिज। नेक्स्ट है कि निम्न पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। ठीक है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं में क्षारीय रस स्रावित करते हैं। तो उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है अग्नाशय से संबंधित है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह जो है विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय जो आपके रस स्रावित करता है अग्नाशय। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों में से जो है पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है। तो कौन है? यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन। कौन है सबसे हल्का तत्व जो? तो हाइड्रोजन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन जो है तना का उदाहरण नहीं है। इसमें से जो है कौन आपके तना का उदाहरण नहीं है। तो देख लीजिए, आलू तना का उदाहरण है, गन्ना भी है, अदरक भी है, जबकि शकरकंद जो है आपके तना का उदाहरण नहीं है। शकरकंद जो है तना का उदाहरण नहीं है। तो शकरकंद क्या है? तो शकरकंद जड़ है। ठीक है, क्या है? जड़ है। नेक्स्ट है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे बोला जाता है? तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को जो है अभावजन्य रोग बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो जो मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा प्रभावित होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा क्वेश्चन का लेवल है, तो आप लोग ध्यान से सारे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इसके आगे जितने भी वीडियो आएंगे, इसके 15 वीडियो आएंगे यूटेरिया के, तो आप लोग को 15 वीडियो को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है कि वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं। फिर से देखिए क्वेश्चन को कि वस्त्र निर्माण में जो है प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है वो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संश्लेषित तंतु कहलाता है। ठीक है, संश्लेषित तंतु कहलाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो संश्लेषित तंतु कहते हैं उसमें कौन कौन आता है इसे नोट कर लीजिएगा। तो पहला आपका है पॉलिस्टर, दूसरा है नायलॉन, ठीक है, तीसरा है एक्रिलिक, यहाँ पर लिख देते हैं एक्रिलिक ETC। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना कि कौन सा आपके जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। तो इसमें देखिए, जो हीमोफीलिया रोग है आनुवांशिक है, टर्नल सिंड्रोम आनुवांशिक है, वर्णधनता, ये जो वर्णधता है ये भी आपके आनुवांशिक है, जबकि डिमेंशिया ये आपके आनुवांशिक नहीं है। आपको याद रखना ये एक मस्तिष्क रोग है। क्या है? एक मस्तिष्क रोग है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारे शरीर को जो है मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन जो है रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है हमारे शरीर को। ठीक है, जो प्रोटीन तथा खनिज लवण जो है शरीर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर से बोलते हैं, जो आपके प्रोटीन और जो खनिज होते हैं हमारे शरीर की वृद्धि में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, जबकि आर्सेनिक 74 का प्रयोग जो है ट्यूमर का पता लगाने के लिए और सोडियम 24 का प्रयोग जो है परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एक से अधिक आपके यहाँ पर सही है, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो आपको याद रखना है कौन सी होती है। तो अमोनिया होती है। ठीक है, अमोनिया होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पुलिस जो होते हैं जो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो अमोनिया गैस को छोड़ते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो कहाँ पर भंडारित रहता है? तो यकृत में भंडारित रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कीजिए कि शरीर में जो है अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी रोग नहीं होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग नहीं होता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी और जीरोप्लेथेलमिया होता है, जबकि कौन नहीं होता है? रिकेट्स और स्कर्वी नहीं होता है। जो स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि जो रिकेट्स रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ई इसका उत्तर हो जाएंगे, ई इसका उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो बर्ड फ्लू होता है। कौन सा रोग? बर्ड फ्लू होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉलिटिक्स जो पुस्तक है इसके लेखक हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, इसका उत्तर जो है टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा, तो आप लोग मैथ को सोल्व कर लीजिए और सभी लोग जितना भी आंसर लाते हैं उसे आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए और टेलीग्राम पर इसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और रोक के आप लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं उसके बारे में भी आप लोग ज़रूर लिखिएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।